गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, और इस वक्त गर्मी का लुत्फ ले रहे होंगे क्योंकि गर्मियों का मौसम बाकायदा तौर पर आ चुका है और इसको जितना फील करेंगे उतना महसूस होगी। लेकिन गर्मियों की भी एक अपनी बात होती है, हर तरफ धूप निकली होती है, बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, कपड़े पहनने का दिल नहीं कर रहा होता, कुछ खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता, और ये दिल करता है कि हर वक्त एसी में रहें, गाड़ी भी एसी वाली हो, ऑफिस भी और घर भी। लेकिन इसी वजह से शायद हमारी सेहत खराब होती जा रही है। हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप को थोड़ा सा घुलने मिलने देना होगा क्योंकि इंसान भी एक नेचर के थ्रू ही कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो फिर नेचर को अपने करीब आने दें, थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करें, जरा अपना पसीना बहाएं, बहुत सारी बीमारियां आपकी वैसे ही खत्म हो अच्छा, गर्मी बर्दाश्त करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जैसे ही गर्मियों का आगाज होता है तो आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दें। शरबत पिएं, तुख्मे मलंगा पिएं और लाल शरबत का इस्तेमाल ज़रूर करें। लीमू पानी पिएं, मिल्क शेक्स पिएं, स्ट्रॉबेरी शेक्स पिएं, बनाना शेक्स और मैंगो शेक्स। टेबल के इर्द गिर्द जो है ना वो शेक्स रखे हाँ, छुपाए हुए हमने टेबल के नीचे। और एक तो ये बात हो गई कि आपने क्या करना है, क्योंकि जैसे सर्दियों से पहले हम ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म रहे। इसी तरह आपने एक तो ठंडी चीज़ें खानी है, पीनी है और अपनी डाइट को अच्छा रखना है। ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करने, यस, मसालों को अवॉइड करना है आपने खाने में। और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बिल्कुल माइनस कर दें, अपनी ज़िंदगी से बहुत खतरनाक होती हैं। और सियाने कहते हैं नजम के गर्मी और बेइज्जती जितनी ज्यादा महसूस करेंगे उतनी ज्यादा महसूस होगी। एग्जैक्टली, गर्मी, बेइज्जती और ठंड, तीनों चीजें जितनी ज्यादा आप फील करेंगे उतनी आपको लगेगी। तो आपने बिल्कुल महसूस नहीं करना है। सही बात है। और आज का दिन सलमा बहुत अहम है। एग्जैक्टली, आज का दिन एग्जैक्टली 29 मई अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को 75 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इसमें फोर्सेस का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है और इन 75 सालों में पाकिस्तान के फौजी दस्तों का ताबिंदा किरदार, उसका भी इदराक है अक़वाम मुत्तहिदा को, उसको भी अप्रिशिएट किया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की तारीख में सुनहरे बाप के तौर पर ये किरदार रकम है। बिल्कुल जी। और आज का दिन उन तमाम लोगों को डेडिकेटेड है जो यूनाइटेड नेशन के इस अमन मिशन में, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। और इसी हवाले से रिपोर्ट में मज़ीद डिटेल आप लोग जानेंगे। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा का अमन बरकरार रखने की काविशों, इंसानी मसाइब के खात्मे, जंगों और अंदरूनी तनाज़ात से लैस ममालिक में देरपा अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के आलमी अज़्म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जब से अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बना, पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट ने दुनिया के तकरीबन तमाम बरे-आज़मों में अपनी बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तानी अमन दस्ते निहायत महारत और लगन के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस के मिशन को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते अमन मुशाहिदाकारों को इनके मैंडेट मुकम्मल करने के लिए पूरी मदद और मुकम्मल रसाई फराहम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान अब तक 171 पाकिस्तानी फौजी बशमूल 27 अफसरान ने आलमी सतह पर अमन की बहाली के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया, जिसके एतराफ में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एजाज से भी नवाजा गया। आलमी सतह पर अमन की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात में पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने कलीदी किरदार अदा किया है, जो मुस्तकबिल में भी भरपूर अंदाज में जारी रहेगा। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ये मिशंस हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर ये अमन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए यूनाइटेड नेशन 1945 से ऑनवर्ड आज दिन तक काम कर रहा है। और पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार है। ये 1945 में ये बनी और 1947 से हमारी आर्म फोर्सेस का शुरुआत हुआ। एंड आई गेस कि 1955 में ज्वाइन कर लिया था यूनाइटेड नेशन के इस अमन मिशन को। और बहुत सारे फौजी अफसरान आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। और अगेन वही वाली बात है कि अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस बहुत, ये हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस हों या यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हों, सऊदी अरब के साथ मिलकर हों, बहुत ज़्यादा किरदार अदा करें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खातून की जिन्होंने मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में सबसे लंबी अगर डिग्री का खिताब मिला है तो इन्हीं को मिला है। और तकरीबन इन्होंने 45 साल लगाए अपनी एक डिग्री BA की मुकम्मल करने में। आदमी है। ओके, सो इन आदमी ने तकरीबन 45 साल लगाए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से इन्होंने अपनी BA की डिग्री हासिल की है। 71 साल के आर्थर रॉस विंको इनका नाम है और ये यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हुए हैं अभी और इनको अभी तक तालिब इल्म ही समझा जा रहा है और इन्हें BA की डिग्री मुकम्मल करने में इतना टाइम लगे। मुमकिन तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रॉबर्ट क्रोनन को शिकस्त दे सकते हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री जो है वो इससे कम जो है वो उम्र में
कंप्लीट की। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त आपने खबर ये सुनाई है, बताई है। इल्म से मोहब्बत हो तो ऐसी, यानी आपको उम्र लग जाए लेकिन आपने, या आप फेल होते जाए। देखिए आपको मोहब्बत तो है, आप पढ़ नहीं पा रहे, वो अलग बात है कि पढ़ने में आपको प्रॉब्लम है, आप पास नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपका हाफजा कमजोर हो सकता है आपके एग्जाम में आउट ऑफ पेपर क्वेश्चन आ जाते हो। हमारा एक दोस्त बार बार फेल होता था तो हमने उसको मशवरा दिया सलमा, कि मैट्रिक को 4 दफा फेल करो और फिर मैट्रिक की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। अच्छी तरह याद हो जाता है। हाँ। इट्स अ गुड आइडिया। वैसे आपको कोर्स अच्छी तरह याद हो जाता है, आपको एक एक चीज़ अजबर होती है, लेकिन सवाल ये है कि 4 बार पढ़ने के बाद भी आप फेल कैसे होते हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है। अगर उन्होंने 70-71 साल की उम्र में डिग्री हासिल कर ली है, दैट मीन्स के ये अर्ली एज में भी हो सकता था, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। वो 71 साल कुछ ना कुछ तो करते रहे हैं। देखिए इन 71 सालों में उनकी और बहुत सी अचीवमेंट्स रही होंगी जो हम नहीं जानते, उन्होंने और बहुत सारे काम किए होंगे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने लॉन्ग ब्रेक के बाद सोचा हो कि अब मुझे ये डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए, फरिश्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा आगे जाके। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसे ऑफिसर से मिलवाती हूँ, वो कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिले में रहम, एक ऐसा एक मुहावरा होता है माले मुफ्त दिले में रहम का। तो भारत की छत्तीसगढ़ एक रियासत है, वहाँ पे एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। यानी आप कि अपनी चीज़ चाहे 10 रुपए की वो बहुत कीमती होती है, लेकिन एक चीज़ जिस पे आपका ज़ाती पैसा खर्च नहीं हुआ, चाहे वो किसी दूसरे आदमी का है, चाहे वो स्टेट का है, आप उसकी तबाही फेर देते हैं। तो इस शख्स ने क्या किया, मोबाइल डैम में गिरा तो जनाब ने पूरा का पूरा डैम खाली करा दिया, उन्होंने तबाही फेर दी। दुनिया हैरान रह गई इस वाक़े पे कि ये जो सरकारी अफसर था सेल्फी ले रहा था जनाब, सेल्फी लेते हुए मोबाइल डैम में गिरा। डैम से मोबाइल निकालने के लिए तकरीबन 21 लाख लीटर पानी डैम से निकलवा दिया इस आदमी ने। गैर मुल्की मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि भारतीय एहलकार को अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पे मुअत्तल कर दिया गया है। ये सब सोचें कि वो वक्त है अभी कि पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, हम इस खतरे से दो चाह रहे हैं कि हमारे प्लेनेट से पानी खत्म हो जाएगा। हमें पानी को संभालना है, रैशनल यूज करना है हमने इस पानी का जो हमारे पास मौजूद है, और ख़ास तौर पे पीने का पानी। और डैम का पानी तो मल्टीपर्पज़ होता है ना, वो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। खास तौर पे बिजली के लिए इस्तेमाल होता है, एनर्जी के लिए। 21 लाख लीटर पानी, मतलब बहुत पानी है, बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान का, और प्यारे पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी खूबसूरत जगह बल्तिस्तान, और बल्तिस्तान में भी खूबसूरत जगह ज़िला शिगर। क्या बात है। शिगर के अंदर जो शिगर फोर्ट है वो बहुत ही एक तारीख का हामिल है और उसके साथ साथ तवज्जो का मरकज़ भी है। जब हमारा भी शिगर जाना हुआ तो वो फोर्ट हो, चाहे हुंजा के फोर्ट्स हों, गिलगित के फोर्ट्स हों, चित्राल के हों, ये तमाम ही एक अपनी हैसियत रखते हैं जंगी एतबार से भी, और इसके साथ साथ तारीख़ी अहमियत के हामिल भी हैं। तो इसी हवाले से ये तारीख़ी म्यूज़ियम भी यहाँ पर बनाया गया है, और इसी पर रिपोर्ट तैयार की है गुलजार शिगरी ने। बल्तिस्तान के ज़िले शिगर में मौजूद 400 साल पुराना किला बल्तिस्तान के अहम सयाहती मकामात में से एक है। शिगर के हुक्मरानों ने यह किला लकड़ी और पत्थर से तामीर किया। बल्ती और कश्मीर तर्ज तामीर से बने इस किले को मुकामी ज़बान में फोंखर कहते हैं। किले का एक हिस्सा म्यूज़ियम पर मुश्तमिल है जिसमें शिगर के हुक्मरानों के इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह इस किले को देखने इसका रुख करते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है फैमिली के साथ आने की, यहाँ रिहाइश का बहुत अच्छा इंतजाम है और एक अलग सी फीलिंग आती है सोच के इंसान को कि 450 साल पुरानी ये इमारत है और इसके अंदर अब इस काबिल इसको बना दिया यहाँ की इंतजामिया ने कि आप सुकून से आके यहाँ बैठ सकते हैं। कल्चर जो बादशाह का जो नजर आया ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, तो मैंने इसलिए आज कोशिश की कि मैं टाइम निकालूं और अपनी फैमिली को भी विजिट करवाऊं इधर जगह का। बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ भी, बच्चों के साथ भी, जो भी आ सकता है। इट्स वेरी गुड, आई वुड 100% रेकमेंड दिस। शिगर किला जहां शिगर के हुक्मरानों की जाहो जलाल की अलामत है, वहीं पर शिगर की अहम सयाहती मकामात में से एक है। ज़बरदस्त रिपोर्ट आपने देखी, खूबसूरत जगह, खूबसूरत इलाका। अब मैं आपको बताती हूँ जनाब बहुत मज़ेदार बात कि चीन में तैयार किया गया पहला मुसाफिर जेट, उसका तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल ये जनाब शुरू हो चुका है। मुसाफिर जेट तैयारे की पहली तिजारती परवाज़ का जो है वो बाकायदा इफ्तिताह हो गया। यूक्रेन से तैयारे ने शंघाई से बीजिंग तक परवाज़ किए और मुसाफिरों ने अपने इस सफ़र को यादगार करार दिया। और चीन ये उम्मीद कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका जो C919 कमर्शियल जेट है ये बोइंग तैयारा एयरबस को चैलेंज देगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त इनकी परवाज़ रही है। कुछ ये चीन के अंदर इसको बनाया है, इसके प्लांट्स वहाँ पर मौजूद हैं
और एज चीन इज़ अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, Yes. तो नो डाउट ये एक खुशी की खबर है हमारे नेबर कंट्री के लिए भी, और इससे पाकिस्तान को भी आने वाले मुस्तकबिल में फ़ायदा हो सकता है डेफिनेटली। Yes, जब हम भी definitely. तैयारे बनाने की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी मदद हमें चाइना से मिल सकती है इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि आप लोगों से हमने खबर शेयर की थी कि सऊदी अरब की इस वक्त पहली खलाबाज खातून जो हैं वो मौजूद हैं खला के अंदर, और वहाँ से उन्होंने एक खूबसूरत मंजरकुशी की है और वो हमारे तक पहुँचा है, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ये पहली खातून है जो मौजूद हैं स्पेस सेंटर में, और वहाँ से इन्होंने सऊदी अरब से इनका ताल्लुक़ है, रियाना बरनावी इनका नाम है, और निजी ये खलाई मिशन है जिसके दौरान उन्होंने मस्जिदुल हराम की एक वीडियो शेयर की है। रियाना बरनावी की जानिब से ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है खला से नीचे ज़मीन पर दिखने वाले अंधेरे में बज़ाहिर मस्जिदुल हराम रोशन दिखाई दे रही है। वो आप लोग देख सकते हैं जो रोशनी नज़र आ रही है मस्जिदुल हराम की है। और आज अपना तजर्बा मुकम्मल करने के बाद हम मक्का मुकरमा के ऊपर से गुजरे हैं जो काफ़ी रोशन है, ये उनकी जानिब से लिखा गया था ट्विटर अकाउंट पे। अच्छा, ये जो मंजर जो इसकी वीडियोस शेयर हुई है ना वो नहायत खूबसूरत थी। बिल्कुल अंधेरी दुनिया के अंदर एक रोशनी जहाँ पे नजर आ रही है वो मस्जिद हरम है, जो कि नहायत खूबसूरत नज़ारा था। मतलब आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि आप किसी ऐसी अंधेरी जगह पे बैठे हों जहाँ दूर दूर तक रोशनी ना हो, आप इस प्लैनेट से रोशनी को ख़त्म कर दें और एक जगह पे आपको रोशनी नजर आएगी, तो कुछ इसी किस्म का नज़ारा था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें हम शेयर करते हैं। तो साइंटिस्ट अब एक और तजुर्बा करने में कामयाब हो गए हैं, वो है जनाब एक एंटीबायोटिक को तख्लीक करना। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नॉर्मली आपकी जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनको दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो सुपर बग बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक बनाया गया है, ये बहुत दिलचस्प बात इसलिए कि इसको बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। नॉर्मली एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए बॉडीज़ को ही डिफ्यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो है ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। नेचर केमिकल बायोलॉजी नामी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक, इसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मसनूई ज़हानत ने हज़ारों केमिकल्स में से लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग के लायक केमिकल्स पहले शॉर्ट लिस्ट किए, फिर उसके नतीजे में एक ताकतवर एंटीबायोटिक दरियाफ्त हुआ जो सुपर बग बैक्टीरियाज को ख़त्म करने की ताकत रखता है। अमेरिका और कनाडा के माहिरीन पर मुश्तमिल जो टीम है, इसके रुकन डॉक्टर जोनाथन स्टॉक ने सुपर बग बैक्टीरिया को इंसानों का पहले दर्जे का दुश्मन करार दिया और उन्होंने कहा है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारना ज़रूरी है, लेकिन दहाइयों से नए एंटीबायोटिक्स ना आने के बायस कई बैक्टीरियाज इतने रेजिस्टेंट हो गए हैं कि अब दवाइयों के जरिए भी काबू में नहीं आते। तो अब इस सुपर बग बैक्टीरिया को काबू करने का तरीका ढूंढ लिया गया है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं एक बेवकूफ़ाना हरकत के बारे में आपको बताता हूँ जो की है जी एशियाना एयरलाइंस की परवाज़ के दौरान एक मुसाफिर ने, और इस परवाज़ के दौरान उन्होंने तैयारा उतरने के बिल्कुल मराहिल में था और उस वक्त इन्होंने तैयारे का एक दरवाज़ा खोल दिया, जिसकी वजह से शहर डाइगो में लैंड करने वाले ये तैयारे में जितने मुसाफिर थे, ये वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, ये खौफ व हरास का समा वहाँ पर एक बन गया था और दहशत ज़दा लोगों ने अपनी अपनी नशिस्तों को पकड़ लिया। इस वाक़े की वीडियो काफ़ी वायरल हुई और इस शख्स को जब तैयारा ज़मीन पर उतरा 250 मीटर ऊपर मौजूद था उस वक्त, लेकिन दरवाज़ा खुलने के बाद चंद दहशत ज़दा मुसाफिर बेहोश भी हो गए थे और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको होश में लाने के लिए। खुशकिस्मती से दरवाज़ा खुलने के बावजूद तैयारा बाहिफाजत उतर गया और इस पर सवार 194 मुसाफिर महफूज रहे। अगर मैं इस जहाज में होती ना नजम, ये जिस बंदे ने दरवाजा खोला था जहाज का, मैंने इसको बहुत फेंटी लगानी थी, मैंने इसको इतना मारना था कि ये बंदा क्या पहली बार जहाज में बैठा था, इसको नहीं पता था कि दरवाजा नहीं खोलना। मतलब इसने डेलिबरेटली किया होगा ना। इट्स नॉट वेरी इजी कि आपने गलती से बटन दबा के दरवाजा खुल गया, ऐसा नहीं होता। ये डेलिब्रेट एफर्ट थी जो कि बहुत बुरी थी, बहुत खतरनाक थी। हाँ, और हो सकता है कि उसने पैराशूट पहना हो, वो छलांग लगा के जरा डाइव 194 बंदा और भी लेके जाता। हाँ, 194 बंदों की जिंदगी रिस्क पे लगा दी। एनीवेज, मेरे पास बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत खबर है कि दुनिया की पहली स्मार्ट जाय नमाज तैयार कर ली गई है। माशाअल्लाह। आप कभी टीवी में देखते थे, ड्रामास में देखते थे, उड़ने वाला कालीन आपको नजर आता था। अब ये उड़ने वाला तो नहीं, लेकिन एक कालीन की तरह की चीज है जिसपे आप नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इसको स्मार्ट जाय नमाज क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साले खामिस ने जनेवा में मुनक़दा 48वें बैनुल-अक़वामी जदाद की नुमाइश में गोल्ड मेडल इसके लिए हासिल किया और कतर से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुर्रहमान साले, इन्होंने अपनी इजाद करदा जो जाय नमाज है उसको सजदा का नाम दिया है। जो नौ मुस्लिम है उनको नमाज सीखने में मदद देती है, पर्दे में भी मदद करेगी ये जाय नमाज। और मुसलमानों के लिए इजाद की जाने वाली जो जाय नमाज है जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक ऐसा कालीन है जो नमाज पढ़ने के तरीके के अलावा दीगर इस्लामी इबादत के बारे में भी रहनुमाई फराहम करने के लिए बनाई गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
بہت خوب، اور یہ سن کے جو ہے نا وہ خبر بہت اچھا لگا. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ایک بوائے نے اپنا کاروبار شروع کیا ای کامرس، اور اس نے بھی ایک پیکج پورا بنایا ہے. اتنا سا پیکج ہے جس کے اندر جائے نماز، ٹوپی، تسبیح، یہ سب چیزیں ملتی ہیں، اور وہ اتنا سا فولڈ کر کے کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں. اپنے ساتھ پاکٹ جائے نماز کا اس نے اسے نام دیا. یہ بھی میں بڑی سائز بتا رہا ہوں، اس سے بھی چھوٹا ہے، اور کہیں پر بھی اس کو آپ کھول کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی خبر مجھے یہ بھی لگی ہے سننے کے بعد. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں پیارے پاکستان کی بہت سارے رنگ ہیں، بہت سارا خوبصورت کلچر ہے ہمارا، اور اسی کلچر کی ایک خاص بات ہے خصہ. تو آپ کیا جانتے ہیں کہ ٹکسالی گیٹ کے مشہور خصہ بازار میں عالمی شہرت یافتہ خصہ کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کیسے تیار ہوتا ہے، لیکن مجھے خصوں کے کلر اور رنگوں کے بارے میں، اس کے ڈیزائنز کے بارے میں پتا ہے. لیکن خصہ بڑا ایک نازک قسم کا جوتا ہوتا ہے. یہ نہیں خصہ مردوں کے جو خصے ہوتے ہیں ان پہ تو چمڑا وغیرہ اور وہ بڑے سخت ہوتے ہیں نا، وہ آپ پہن کے جتنا بھی چلیں خراب نہیں ہوتی. خواتین کے خصے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر بارش ہو جائے خصہ خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ نے بہت مہنگا خصہ لیا ہو. یہ اندر سے میں آپ کو اپنا دکھ بتا رہی ہوں انفارمیشن کی شکل میں، کہ آپ مہنگے سے مہنگا خصہ لیں، بارش ہو جائے، کہیں پانی میں آپ نے پاؤں رکھ دیا تو وہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے، اس کا کلر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خصے بڑے سنبھال کے رکھے جاتے ہیں، تیار بھی بڑی محنت سے ہوتے ہیں. ٹکسالی گیٹ کے جو مشہور خصے ہیں ان کی کہانی ہم لوگ سنتے ہیں جی عائشہ رفیق کی زبان. روایتی خصہ بنانے کے لیے گائے کا چمڑا خاص طور پر استعمال ہوتا ہے. چمڑے پر نشان لگا کر کاریگر ایک اوزار کی مدد سے الگ الگ حصوں میں کاٹتا ہے. خصے کے 3 حصے یعنی اپر، بیک اور سول ہوتے ہیں. مشہور ملتانی یا شرپوری خصہ بنانے کے لیے ایک ماہر کاریگر خصے کے اوپر لال، نیلے، چاندی اور سنہری دھاگوں سے ایک خاص قسم کے پیٹرن کے مطابق ڈیزائن بناتا ہے. یہ نہایت محنت طلب اور نفاست والا کام ہے، اسی لیے ایک تلے والا خصہ بننے میں 4 سے 7 دن تک لگتے ہیں. اپر اور بیک تیار ہونے کے بعد انہیں سول کے ساتھ ملا کر ہاتھ سے سیا جاتا ہے. روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے خصے کے لیے چمڑے کو لال یا کالا رنگ دینے کے بعد تینوں حصوں کو ملا کر ہاتھ سے سیا جاتا ہے. آخر میں خصوں میں فروا ڈال کر اس کی شیپ کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور تراش خراش کے بعد پیک کر دیا جاتا ہے. شادی بیاہ میں استعمال ہونے والے فینسی خصے لاہور کی شو مارکیٹ سے متصل کارخانوں میں بنائے جاتے ہیں. ان کارخانوں میں مناسب دام خصوں کی تیاری کے لیے ربڑ شیٹ کو نشان لگا کر اپر، بیک اور سول کاٹا جاتا ہے. کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جامہ ورک، ویلوٹ یا پھر ریشمی کپڑا جوتے کے اپر اور بیک پر خاص قسم کی گلو سے چپکایا جاتا ہے. سول کو آرام دہ بنانے کے لیے اس پر فوم لگا کر کپڑا چپکایا جاتا ہے. آخر میں ان حصوں کو سول سے ملا کر سیا جاتا ہے. ماہر کاریگر خصوں میں سانچے ڈال کر نہ صرف اس کی شیپ درست کرتا ہے بلکہ اضافی میٹیریل کو بھی تیز دھار آلے سے اتارتا ہے. ویژول کوالٹی چیک کے بعد ان فینسی خصوں کو پیک کر دیا جاتا ہے. خواتین کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ڈیزائن کے فینسی اور دیدہ زیب خصے الگ الگ کارخانوں میں تیار کیے جاتے ہیں اور ان سدا بار پہناووں یعنی روایتی خصوں کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں خصہ پہننے کے شوقین افراد تک پہنچایا جاتا ہے. بہت خوب، بہت زبردست، ویری کمپریہنسو ڈیٹیلڈ انفارمیٹیو رپورٹ اباؤٹ خصہ. تو اگر آپ نے خصہ خریدنا ہے تو عائشہ نے آپ کو بتا دیا کہ اتنی آسانی سے نہیں بنتا، بڑے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے بھی. چلیں جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایسی جوڑی کے بارے میں جو بڑی مشہور رہی ہے، رضوان اور بابر کی جوڑی، اور بابر اعظم اور محمد رضوان. جناب اب یہ کلاس فیلوز بن گئے ہیں. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ کلاس فیلوز کیسے بن گئے ہیں، چھوٹے بچے تو یہ رہے نہیں ہیں. تو جناب یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایجوکیشن پروگرام میں شریک ہوں گے. دونوں قومی کرکٹر بابر اعظم اور محمد رضوان امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ایجوکیشن پروگرام میں شرکت کرنے والے پہلے پروفیشنل کرکٹرز ہوں گے. بابر اعظم اور محمد رضوان 31 مئی سے 3 جون تک ہارورڈ یونیورسٹی ایجوکیشن پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن پروگرام ہارورڈ بزنس اسکول بوسٹن میں منعقد ہوگا. اور یہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بزنس آف میڈیا انٹرٹینمنٹ اینڈ اسپورٹس پروگرام میں بابر اعظم اور محمد رضوان کے مینٹور طلحہ رحمان بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو جس نے جوائن کرنا ہے، بھائی ٹائم کم رہ گیا، فٹافٹ سے آپ جا سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اور کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنی سٹڈیز، ورنہ آپ کو بھی 54 سال لگ جائیں گے ہمارے کلاس فیلوز بننے کے لیے، ان دوستوں کی طرح جنہوں نے سب سے لمبی ڈگری جو ہے نا وہ کی ہے. پہلے ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو. کہیں مت جائیں، صبح پاکستان کے ساتھ رہیں.
ये पिछले दिनों जितना भी हुआ है 9 मई को, वो हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे पाक अफवाज के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सियासत करें, किसी पार्टी को पसंद करें, नापसंद करें, ये आपका हक है, लेकिन हमारे कौमी विरसे को, हमारे शहदा की तस्वीरों को, हमारे रेडियो पाकिस्तान को या हमारे पाकिस्तान की किसी भी अच्छे और कौमी इदारे को नुकसान पहुंचाना, ये कभी भी हमें कबूल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। इस मुल्क में पहली दफ़ा है तो मैं तो बड़ा इसको इनकरेज करता हूँ। स्कूल्स को भी आइडिया मिल सकता है टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जाए। वेलकम बैक। हेल्थ स्पेशल में हम बात करते हैं नाज़रीन बहुत सी बीमारियों से मुतालिक, लेकिन आज बात करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन से मुतालिक। हादसात ज़िंदगी में होते रहते हैं, रोड पे हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, कोई जलने का वाक़या हो सकता है, कोई सीढ़ियों से गिर सकता है, किसी का कार एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक एक्सीडेंट हो सकता है। इन तमाम सूरतों में हमें क्या करना चाहिए ये हमें नहीं पता होता। हम एक्सीडेंट केस में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, घसीट के एम्बुलेंस में डालना किसी को, जिससे ज़िंदगी भर के लिए इंसान माजूर हो सकता है। फिर जले हुए के ऊपर टोटके करना, यानी किसी की बॉडी अगर जल गई है किसी भी वजह से, किसी भी हादसे में, तो हम क्या करते हैं कि उस पर देसी टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कभी टूथपेस्ट लगाते हैं और इस तरह की बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई हादसाती कट लग गया है, घर में कोई भी बच्चा है या किसी बड़े को भी अगर हाथ कट गया है, बाजू कट गया है, छुरी लग गई है, ब्लेड लग गया है, शीशा लग गया है, उस सूरत में भी बहुत सी ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में आपको नो हाउ होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपने हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन जाने तक भी आपको घर में क्या करना है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या होगा, वहां पे जो प्रोफेशनल मौजूद है वो आपको कैसे ट्रीट करेगा, ये भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। आपको ये पता हो कि जो इलाज किया जा रहा है वो ठीक है या। और ख़ास तौर पर इमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर हम लोग आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ द वेरी सीनियर सर्जन इन पाकिस्तान, MBBS member, Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK, member and fellow Royal College of Emergency Medicine, London, UK, certificate completion of special training in emergency medicine। और ये इस वक्त चंद तिब्बी पेशावर अफराद में मौजूद हैं पाकिस्तान में जो इमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं। मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मीर अब्दुल वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर सर। सो डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी अभी तक कम किए, लेकिन इसीलिए आपको बुलाने का आज मकसद। तो बताइएगा सर, ये एक सादा अल्फाज में ताकि हमारी ऑडियंस को भी समझ आए कि इमरजेंसी मेडिसिन
یہ شعبہ ہے کیا اور اس کے انڈر آپ کی ساری ایکسپرٹیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جی آئی تھنک میں اس کو اگر آسان الفاظ میں ایسے کہوں تو یہ جو ہے نا شعبہ طبی نگہداشت انتہائی ایمرجنسی میں جو ہوتا ہے اس کا ایک یہ طب کی ایک قسم ہے جس میں ہم شعبہ اتفاقیہ حادثات ہیں اور ناگہانی امراض جو ہیں ان کی فوری تشخیص اور ان کا فوری علاج، یہ ایمرجنسی میڈیسن کے زمرے میں آتا ہے۔ اور سب سے پہلے جہاں پہ ہمیں ایمرجنسی میڈیسن کی ضرورت پیش آتی ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کسی کو اگر ہمیں لگے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہم فٹافٹ اس کو ڈسپرین کھلانا شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ جب اگر تو آپ کو پہلے 100% یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ نہیں، اگر تو ان کی کوئی ایسی ہسٹری ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ڈائگنوسس نہیں ہے تو ڈسپرین ہم پری ہاسپٹل میڈیسن میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو کھلا دیجئے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ضروری ہے، ورنہ ڈسپرین سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حادثات جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں، بلکہ ہم حادثات کی طرف آئیں گے، یعنی کہ ہارٹ اٹیک والے کوشچن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہارٹ اٹیک آ کے ہم نے ڈسپرین دے دی، کتنا وقت ہوتا ہے لے کر جانے میں ایمرجنسی تک کہ آپ سیفلی پہنچ سکتے ہیں؟ 1 گھنٹے کا وقت؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ہم جو ورلڈ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈور ٹو نیڈل ٹائم کے مطابق یہ ہے کہ 90 منٹس کے اندر آپ کو جو دل کی جو بند شریان ہے وہ کھولنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے اس میں کچھ گھر سے آنے تک کا وقت ہے، اور پھر جب ہسپتال میں آپ دروازے سے اندر ہو جائیں تو جو دنیا کے اچھے ہسپتال ہیں وہ 90 منٹ کے اندر آپ کی وہ شریان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو دوائی دی جاتی ہے اور یا پھر اینجیوپلاسٹی کی جاتی ہے جس سے کہ وہ بند شریان کھلتی ہے۔ تو سٹینڈرڈ جو ہے ورلڈ میں وہ ڈور ٹو نیڈل ٹائم 90 منٹس کا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کو ایسے سینے میں درد ہو، یا آج کل بہت کامن سی چیز ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جیسے بدہضمی ہے، ادھر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن آج کل جو ہے اسپیشلی جو پاکستان میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے، تو ڈائبیٹکس میں کلاسیکل چیسٹ پین نہیں ہوگا، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیٹ میں درد محسوس کریں گے یا بدہضمی کی علامات ہوں گی، جی، تو ان کو جو ہے خاص طور پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ جو سننے میں ہمارے آئے کہ بہت ساری درد ہیں یہاں پر ہارٹ اٹیک کے علاوہ بھی جو ہوتی ہیں، جو میں ہو سکتا ہے آپ کو۔ جی بالکل، لیکن ہم جو ایمرجنسی میڈیسن میں یہ کہتے ہیں کہ ایوری ایپیگیسٹرک پین از اے ہارٹ اٹیک انلیس پروون ادروائز۔ دا ریزن کہ اگر ہم اس پین کو ہلکا لے لیں تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، بالکل، اور دوسرے بھی جتنے اس کی وجوہات ہیں وہ تھوڑا ٹائم دیتی ہیں آپ کو کہ آپ ڈائگنوز کر لیں اور آپ کو پتہ لگ جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہارٹ اٹیک کا درد ہے تو اس میں ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم جب ایمرجنسی میڈیسن میں ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے ER میں، تو ہم سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا، ہم کہتے ہیں پہلے 10 منٹ کے اندر ECG کر لیں تاکہ ہم پہلے جو جان لیوا چیز ہے اس کو رول آؤٹ کر لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہارٹ اٹیک تو ایک سچویشن ہوگی جو کہ بہت کامن ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایمرجنسی سچویشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں، روڈ پہ ہو سکتی ہیں، گھر میں ہو سکتی ہیں، کوئی برن کیس ہو سکتا ہے، کسی کو شیشہ لگ گیا، کسی بچے کو گرنے کی وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ موسٹ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ ایمرجنسی چیز کیا کنسیڈر کریں؟ اگر خون بہنا شروع ہو گیا وہ ایمرجنسی ہوگی، اگر باڈی آپ کو لگتا ہے کہ بالکل جھلس گئی ہے وہ ایمرجنسی ہوگی، یا کوئی بھی سچویشن ہم ایمرجنسی سچویشن اس کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس کی بائی ڈیفینیشن بات کریں تو کوئی بھی ایسی چیز جو سڈنلی ہوتی ہے، ناگہانی طور پہ ہوتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوئی بھی، جیسے آپ کو سڈنلی سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آپ کے گلے میں کچھ چیز پھنس جاتی ہے، تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ایمرجنسی میں آتی ہیں۔ اب اس کی جو گریڈنگ ہے وہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ چیز ہے جس میں آپ کی ایئر وے کا پرابلم ہوتا ہے، سانس لینے کی نالی میں اگر کوئی پرابلم ہے تو دیٹ اسٹینڈس ٹو بی ٹریٹڈ امیجیٹلی۔ اگر وہ کلیئر ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ سانس ٹھیک طرح سے لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، تو وہ بریدنگ میں آ جاتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے۔ لیکن سب پریورٹی جو ہے، اگر آپ کہیں دیکھیں سڑک پہ بھی اگر کسی کے ایئر وے کا ایشو ہے تو وہ دیٹ ٹیکس پریسیڈنٹ اوور ایوری تھنگ ایلس۔ آل رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت سچویشن ہم لوگ کامنلی دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی گرا ہے، بچہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہے، بلڈ کلاٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خون آپ کا نہیں بہتا،
تو اور وہ اندر ہی اندر آپ کا خون چل رہا ہوتا ہے، تو وہ والی سچویشن میں ایک مریض کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ٹوٹلی اوکے فائن، اور اس کا پتہ ہی آپ کو چلتا ہے 3-4 دن بعد، تو کیا اس سچویشن میں فوری طور پر ایمرجنسی کے سے رابطہ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، میرے خیال سے ایک چیز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈینجرس میکانزم آف انجری، کہ آپ انجری ہوئی کیسے ہے. اگر کوئی بندہ 3 فٹ یا 3 میٹر کی ہائٹ سے گرتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہے تو ضرور ہاسپٹل آنا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ تو چوٹ نہ ہو، لیکن اندر ہو سکتا ہے آنت سے بلیڈنگ ہو رہی ہو یا برین کے اندر بلیڈ ہو رہی ہو، جس کا فوری طور پہ پتہ نہیں لگتا. تو اس لیے اس سچویشن میں ہاسپٹل ضرور جانا چاہیے، اور ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پہ ایمرجنسی کیئر کی سہولیات اویلیبل ہوں. ہمارے پاس بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہے وہ لوکل کیسی کلینک پہ لے جایا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا پیرامیٹرز پہ چیک کریں ایک ہاسپٹل کو جہاں پر لے کر جانا ہو اپنے مریض کو، کہ ایمرجنسی کے لیے یہ چیزیں ایٹ لیسٹ موجود ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اگر لوکل ہاسپٹلس کا پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہاسپٹلس جہاں پہ ایمرجنسی کیئر ہو اور جہاں پہ ایمرجنسی کنسلٹنٹس اویلیبل ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم ایسے ہاسپٹلس ہوں گے جہاں پہ ٹرینڈ ایمرجنسی کنسلٹنٹس ہیں، لیکن پھر بھی بڑے ہاسپٹلس ایسے ہیں جہاں پہ یہ سہولت موجود ہے. تو کوشش کریں کہ اگر ایمرجنسی ہو تو ٹائم ضائع نہ کریں لوکل کلینکس میں لے کے جانے کا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو ایک سے دوسری جگہ اور دوسری سے تیسری جگہ لے کے گئے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اور کسی بھی ایمرجنسی میں پہلا 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اسی 1 گھنٹے کے اندر آپ ان کی جو آؤٹ کم ہے یا جو ان کی بہتری کے جو طریقہ ہے اس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر ان کو ٹریٹ کریں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، 2 چیزیں. ایک تو جب حادثہ ہو جائے کوئی روڈ پہ، روڈ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ویری کامن، اسپیڈ ایشوز، اوور ٹریفک کی وجہ سے. ایک تو پیشنٹ کو لے جانے کے لیے گھسیٹ کے ایمبولینس میں ڈالنا، جو ان ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، جو عام پبلک جمع ہوتی ہے اپنی طرف سے مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ خرابی کرتے ہیں. اور دوسرا سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوتا ہے، ٹیٹنس کے انجیکشن. اگر مریض بے ہوش ہے، اس کو لگ چکا ہے، اسے نہیں پتا، جب اسے ہوش آیا اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا لگا، نہیں دوبارہ لگ گیا، تو کیا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہم نے پاکستان میں امپروو کیا ہے وہ پری ہاسپٹل کیئر ہے. یہ 1112 جو سسٹم ہے پورے پاکستان میں آلموسٹ اب یہ ہے. تو آج سے تقریباً 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم یہی جو آپ نے فرمایا کہ جیسے گھسیٹ کے مریض کو ڈال دیتے تھے، کوئی ریگارڈ نہیں ہوتا تھا کہ ایکچولی اس کو گھسیٹنے سے ہو سکتا ہے زیادہ ہم نقصان کر دیں. لیکن یہ جو پری ہاسپٹل میڈیسن، یہ بھی ایمرجنسی میڈیسن کی ایک قسم ہے، وہ بہت امپروو ہوئے پاکستان میں. اور اب جو 1112 کے ہمارے دوست ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ جب مریض کو وہاں سے اٹھائیں تو اس حالت میں اٹھائیں کہ اس کی مزید جو ہے وہ نہ ہو. تو اگر ویسے سٹینڈ بائی ہے، کوئی سڑک پہ آپ کسی کو گرا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو لیفٹ سائڈ پہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کو گھسیٹنا نہیں چاہیے. اور کوشش کریں کہ اس کو ہم لیفٹ لیٹرل پوزیشن کہتے ہیں، جیسے آپ بیڈ پہ لیٹے ہیں اور اپنی لیفٹ کروٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو ویسے ہی ان کو روڈ پہ ایسی طرف کر دیں، تاکہ اگر وہ خدا نخواستہ وامٹ کریں یا کچھ وامٹنگ ہو یا الٹی کریں تو وہ ان کے سانس کی نالی میں نہ جائے بلکہ وہ سائڈ پہ نکل جائے. یہی ایک سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کو لیفٹ سائڈ پہ آپ لیٹا دیں. تو یہ آپ ایک چیز کر سکتے ہیں بجائے ان کو گھسیٹ کے کاروں میں ڈالنا، سیٹوں میں گھسانا. وہ دیٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو، کہ وہ ان کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، فائدہ اس سے کم ہی ہوگا. ٹھیک. اور ٹیٹنس انجیکشن؟ جی، ٹیٹنس کا یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ لگ بھی گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو پاکستان میں چونکہ ٹیٹنس جو ہے بہت انڈیمک ہے، مطلب بہت زیادہ اس کی اگر پریونشن نہ کی جائے تو ہوتی ہے. تو اگر دوبارہ بھی لگ گیا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہم ویسے بھی پاکستان میں اور باقی دنیا میں اب ٹیٹنس ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ ابھی بھی انڈیمک ہے تو ہم یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلے بچپن میں ٹیکے لگتے ہیں اور تقریباً 5 ڈوزز بچپن میں لگتی ہیں، اور پھر آپ کو ہر 5 سے 10 سال بعد ایک بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جنرل پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، ان کو تمام سٹڈیز ہوتی ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمرجنسی میں خاص طور پر آپ لوگوں کو تو ہر چیز کا نالج ہوگا، کیونکہ بہت سارے کیسز ایمرجنسی میں ہر قسم کا کیس آپ لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. برین ہیمریج کی سچویشن میں
कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और क्या ऐसा भी है कि हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज या इससे मिलती जुलती कोई सीरियस इश्यूज़ हैं तो उनके लिए कोई सेम मेडिसिन का यूज़ किया जाता हो? देखिए, आप मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं ब्रेन क्लॉट की बात कर रहे हैं। जी, स्ट्रोक जो फालिज है, हार्ट अटैक में और फालिज में जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आपकी जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती और उसमें हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती, तो उसको खोलने के लिए दवाइयाँ भी हैं। और मैंने जैसे बताया हार्ट के लिए तो एंजियोप्लास्टी है कि वो आप उनको कैथ लैब में लेके जाते हैं और फिर देखते हैं कौन सी आर्टरी ब्लॉक है तो उसमें स्टेंट डाल देते हैं। ब्रेन हैमरेज या ब्रेन जो स्ट्रोक है या फालिज है, उसमें जो है हमारी एक जो शरेआन है जो दिमाग में जा रही होती है वो उसमें क्लॉट आ जाता है, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए क्लॉट बस्टिंग ड्रग देते हैं, और जो वही ऑलमोस्ट उसी तरह की ड्रग होती है जो हम हार्ट अटैक में भी दे सकते हैं। और इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली किसी को अगर फालिज हो जाए और उनकी एक साइड वीक हो जाती है या बोलने में कोई तकलीफ है, तो इनको अगर 3 घंटे के अंदर अंदर हम किसी ऐसे सेंटर पे पहुंचा दें जहां पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वो जिस तरीके से हार्ट अटैक के पेशेंट को थोड़ी बहुत मदद घर वाले दे सकते हैं थ्रू डिस्प्रिन, क्या फालिज या स्ट्रोक के मरीज को भी कोई इमीडिएटली तौर पर कुछ दिया जा सकता है? इसमें वो एस्प्रिन की ही बात हम दोबारा करेंगे, लेकिन फिर उसमें रिस्क ये होता है कि अगर आपने एस्प्रिन दे दी और खुदा ना खास्ता वो फालिज जो है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से यानी दिमाग में ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, तो एस्प्रिन से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये हॉस्पिटल पहुंचा उनको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर देम। ठीक, डॉक्टर साहब, इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे हमने पहले भी जिक्र किया बहुत सारी होती हैं, वो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन एयरवे ब्लॉक होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा आप सांस ही नहीं ले पा रहे, आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अगर किसी पेशेंट को किसी भी वजह से ऐसी सिचुएशन का सामना है कि सांस नहीं आ रही, क्या वो अपनी हेल्प खुद कर सकता है? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा साइन जिससे वो बता सके या वो अपनी हेल्प कर सके? जी देखें, एक वर्ल्ड नोन चोकिंग साइन है कि आप ऐसे करते हैं कि आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, तो सबको पता लग जाता है कि ये अच्छा चोक हो गया है और ब्लीडिंग नहीं कर रहा। तो जो स्टैंड बायर्स होते हैं, जो उनको अगर ऐसे सामने हमारे है तो पीछे से आके उनको अपना जो है वो मुट्ठी इधर बना के और उनको ज़ोर से दबाने की कोशिश करें पीछे की तरफ, तो उससे हो सकता है कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल सकती है। और लेकिन इस सूरत में जो है टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे सबसे बेहतर हल ये है कि हम अपने जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो है ना अवेयरनेस पैदा करें। बेसिक लाइफ सपोर्ट ये है कि आपको असेस कैसे करना है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कोलैप्स हो जाता है तो देखना है कि क्या उनको कार्डिक अरेस्ट तो नहीं होगी, उनका दिल बंद तो नहीं हो गया, और उनको हम वो CPR दे सकते हैं। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और जो हर इंडिविजुअल को आनी चाहिए, और हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट स्कूलों में, कॉलेजों में अगर इसको हम करिकुलम का हिस्सा बना दें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, वंडरफुल मीटिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आई होप जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल चल रही है, कुछ हॉस्पिटल मौजूद हैं लेकिन मज़ीद बेहतर भी हो। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं वारिस पे आज मैं बात करूंगा 9 मई के हवाले से। बहुत ही दिलखराश वाक़या, क्योंकि मैं बिल्कुल कोर्ट कमांडर हाउस के पास रहता हूँ, मैं इसका आई विटनेस हूँ। सबसे पहले जब मुझे मैसेज किया गया कि कोर्ट कमांडर हाउस पे कुछ लोगों ने धावा बोल दिया, तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि सब फेक मैसेज। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जाके क्यों नहीं देखता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जब मैं गया तो मेरे होश उड़ गए, और जब रात पड़ी तो उसको आग भी लगा दी गई। तो मैं सबसे पहले पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, जितने लोगों ने उस घर को जलाया, वो
या जिसने कोई रिक्शा जलाया या कोई वैन जलाई, तो पाकिस्तान की इमलाक का नुकसान किया। इससे क्या हासिल होना था? जो लोग हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम उन्हीं के घर को जलाएंगे तो हमारे घरों को कौन बचाएगा? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोगों ने ये काम किया है, जिन्होंने उनको मजबूर किया है, वो एक आम छोटे ज़हन के लोग थे, उन्होंने क्यों ऐसा काम किया और क्यों किसी के कहने पे कोई ऐसा काम करेगा? तो मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पकड़े गए हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं ताकि आइंदा वो ऐसा काम ना करें। मेरे लिए तो पाकिस्तान फ़ौज जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। और एक और बात, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। पाकिस्तान मेरी जान, पाक फ़ौज को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। नेशनल गेम्स जो क्वेटा में जारी हैं उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त पहले सेलिब्रेशंस भी हुई थी, मुकाबले भी बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं और पाकिस्तान के मंजे हुए खिलाड़ी मुख्तलिफ शोबों में नाम बना रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि बैडमिंटन में गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला है। कौमी बैंड बैडमिंटन प्लेयर जो हैं मोहम्मद लारोश, इन्होंने जनाब मिक्स डबल्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इससे पहले वो 2019 में पेशावर में होने वाली गेम्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं और इनकी टीम जो है वो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी है। इसके अलावा बेशुमार एजाज़ात पहले से इनके पास मौजूद हैं, आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं नेशनल चैंपियन जो हमारे इस वक्त बैडमिंटन के हैं, उनसे मोहम्मद अली लारोश। अस्सलाम वालेकुम लारोश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? जी वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। लारोश, सेकंड फास्टेस्ट स्पोर्ट्स आई गेस बैडमिंटन, फर्स्ट टेबल टेनिस तस्वुर की जाती है एंड सेकंड बैडमिंटन, इसी तरह ऐसे। तो कब से आपका शौक डेवलप हुआ और कैसा रहा इस वक्त का नेशनल चैम्पियनशिप? पहले जब मैं जूनियर था तो मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा नहीं तुम बैडमिंटन की तरफ आओ। सर अशरफ उनका नाम है, स्कूल लेवल से उन्होंने मुझे बैडमिंटन की तरफ लाया। तो जब मैं बैडमिंटन, कहते हैं तुम्हारे पास ये टैलेंट है, तुम आओ इससे शो कराओ लोगों को। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज लेवल, फिर उसके बाद मुझे प्रोफेशनल जब ये शौक़ पड़ा था तो वो 2016 में प्रोफेशनल शौक़ इसका हुआ था कि मैं इसे प्रोफेशन बनाऊँ अपना। फिर उसके बाद मैं काफ़ी डाउन रहा, मतलब कि मैं जीतने की कोशिश करता था, ख्वाहिश भी थी कि मैं एक दफ़ा नेशनल चैम्पियन हूँ, लेकिन नहीं हो सक रहा था। तो फिर मेरे कोच थे मुताहिर सोहेल, जिन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे हार्ड वर्क कराया, जिसकी वजह से मैं नेशनल चैम्पियन हुआ 2019 में। 2019 में नेशनल गेम्स में मेरा फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप थी जो मैं जीता नेशनल गेम्स। और 2020 में मैन डबल में जीता और 21 में मैन सिंगल्स में, और 23 में अब दोबारा मैंने अपने टाइटल का दिफा किया है जो नेशनल गेम्स में अभी किया, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने अपना टाइटल वापस। ऑब्वियसली खुशी की बात भी है। अच्छा, ये जो तीन खूबसूरत चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं जो आपने अपनी मेहनत से हासिल की हैं, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और ये विनर्स ट्रॉफी, इनकी ज़रा कहानी बताएं। इनकी कहानी यही है कि एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की चीज़ होती है जब ये घर में आती है, तो सारे फैमिली मेम्बर्स बड़े खुश होते हैं इसको देख के। और इसको हासिल करने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं तो वो बहुत बड़ी एक हमारे लिए होती है कि जब ये ट्रॉफी घर आती है तो उसकी खुशी ही बहुत ज़्यादा होती है। सेलिब्रेशन ग्राउंड में ज़्यादा होती है या घर आने पे ज़्यादा होती है? दोनों जगह। इस घर ज़्यादा होती है कि जब अम्मी या अब्बू देखते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और दोस्त भी, बहन भाई सब जमा हो जाते हैं। जी, सारे सब आते हैं, खुशी का एक माहौल होता है डेफिनेटली। अच्छा लारोश, अब हम बात करते हैं ज़रा टेक्निक्स के ऊपर। एक ब्रेक हम लोग शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम टेक्निक्स की तरफ ज़रा बात करेंगे, बैडमिंटन का नेशनल इंटरनेशनल स्कोप। एक ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ फ्रेंड।
वेलकम बैक नाजरीन। नेशनल गेम से मुतालिक बात हो रही थी। कोयटा में आज इख्तिताम पजीर होने जा रही है और क्लोजिंग सेरेमनी कल होंगी। मोहम्मद लारोश हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त खेल भी रहे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे नमात भी लेके आए हैं। हमारे सेट पे आज मौजूद है मोहम्मद अली लारोश। नेशनल गेम्स कोयटा में आज उसका लास्ट डे है। नेशनल गेम्स का होना बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी कितना ज़रूरी था और ख़ास तौर पर बैडमिंटन के फ़रोग के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है इसकी? नेशनल गेम होनी बहुत ज़रूरी थी। ये काफ़ी टाइम से कोयटा में होनी थी लेकिन वहाँ पे नहीं हो रही थी। सबसे ज़रूरी था कि कोयटा में हो रही है, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ये। और आपको जो पहले आपने नेशनल गेम्स खेली हैं उससे मुख्तलिफ लगी कोयटा में? जी, कोयटा में एक बहुत अच्छा सेटअप था और पहले भी कोयटा में ही होनी थी ये। फिर वो शिफ्ट हो के, कोयटा में कोई मसले थे, वो शिफ्ट हो के चारसदा में या पेशावर में हो गई, लेकिन वहाँ एक उस तरह का माहौल नहीं था जिस तरह का माहौल इस दफ़ा हमें कोयटा में मिला है वहाँ के। और कोयटा की एक बलूचिस्तान हमारा है भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मतलब कि वहाँ पे बड़ा अच्छा हमें लगा और एक नेशनल गेम का मज़ा आया वहाँ पे। सारी गेम्स इकट्ठी थी, कोई भी आपने अपनी गेम खेलने के बाद किसी भी गेम को देखना है या कोई भी वापडा को सपोर्ट करने जाता है तो अच्छा लगता था। एक बहुत अच्छा माहौल उन्होंने हमें दिया था। अच्छा, आपने नाम लिया वापडा का और आप वापडा के प्लेयर भी हैं। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होना कितनी अच्छी हैं और कितनी अहम है, और हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर इस हुकूमत की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने दोबारा से आके डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल किया है। पिछली हुकूमत में बंद कर दिया गया था और उससे पहले भी इनकी हुकूमत में चल रहा था। तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स आपको क्या लगता है कि कितना एक स्पोर्ट्समैन के लिए मस्बत साबित होती हैं? डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ डिपार्टमेंट ही तो हैं जो एक स्पोर्ट्समैन का सहारा हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्ट्समैन को उठाए। या हमारे स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे, सिर्फ क्रिकेट को ही यहाँ पे दिया जाता है कि बस क्रिकेट और क्रिकेट ही है। आप टीवी पे जब भी देखेंगे क्रिकेट ही है। क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं ये भी सवाल करते हैं कि अगर कोई बैडमिंटन अच्छा खेल रहा है, कोई स्क्वॉश अच्छा खेल रहा है, तो अगर मैं आपसे बैडमिंटन का पूछूं, बैडमिंटन का स्कोप पाकिस्तान में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बैडमिंटन का स्कोप नहीं है, सिर्फ क्रिकेट का ही स्कोप है और क्रिकेट के अलावा किसी गेम का स्कोप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लेकिन स्टिल यू आर परफॉर्मिंग वेरी, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, इतना अच्छा परफॉर्म करना कम स्कोप होने के बावजूद। जी, लेकिन यहाँ पे फिर भी वो स्कोप तो नहीं है यहाँ पे बैडमिंटन में। क्रिकेट आप देखें, क्रिकेट हर जगह है। क्रिकेट में आप छोटे लेवल पे भी देख लें तो वो क्रिकेट के इंटरेस्ट लैक करने की वजह क्या है? लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते बैडमिंटन में? क्योंकि उसे टीवीज वगैरह और इन पे नहीं दिखाया जाता। अगर बैडमिंटन को आप कवरेज दें, आप बैडमिंटन को कवरेज दें तो आप देखेंगे हर बंदा, हर बच्चा बैडमिंटन, अभी भी बहुत लोगों को शौक़ होता है बैडमिंटन खेलने का, लेकिन क्योंकि हम लोग आते नहीं हैं सामने, टीवी वगैरह पे आते नहीं हैं, तो लोग कहते हैं यार वो गेम क्या, लड़कियों की गेम है। ज़्यादातर लोग कहते हैं लड़कियों की गेम है बैडमिंटन। हाँ जी, लड़कियों की गेम है, ये लड़कियाँ खेलती हैं। ठीक है, तो आप अगर एक दफ़ा उन्हें, मैं कहता हूँ कि जो बंदा ये कहता है कि लड़कियों की गेम है ना, वो एक दफ़ा कोर्ट में आ जाए और उसे पता चल जाए कि कितनी लड़कियों की गेम है, उसे खुद ही से जो खुद खेलता है उसे पता है। लारोश, ये बताएं कि जिसने ज्वाइन करनी है बैडमिंटन, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखें, अच्छा, जिस तरीके से होता है ना क्रिकेटर, क्रिकेट में होती है गॉड गिफ्टेड भी चीज़ें होती हैं, तो ये टोटली टेक्निक गेम है या गॉड गिफ्टेड भी कुछ है इसमें? इसमें गॉड गिफ्टेड भी होता है लेकिन इसमें टेक्निक्स हैं, इसमें डिपेंड है इंडिविजुअल मेहनत पे। मुझे तो लगता है सिर्फ आपके रिस्ट जितनी मजबूत है, आपके मसल्स जितने भी, आपकी पूरी बॉडी पार्ट इसमें यूज़ होता है। हाजिर दिमागी सबसे ज़्यादा नर्व्स पे कंट्रोल करना है। जिसने कर लिया, मैच के दौरान इतना प्रेशर होता है, एक एक शटल आपको लाइनों पे मारनी पड़ती है और उसके लिए हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, खुद गिर भी जाते हैं, छोटे मोटे भी लग जाते हैं। हाँ जी, सब कुछ होता है, मतलब कि हर चीज़ होती है। इट्स टोटली टेक्निक गेम जी इसमें। लेकिन कुछ गॉड गिफ्टेड सलाहियत इसमें अगर किसी के प्लेयर में नजर आती है तो आपको वो क्या गॉड गिफ्टेड ये होता है कि अगर कोई प्लेयर नया आया और वो कोर्ट में आया, वो शटल को मारेगा, स्ट्रोक मारेगा, तो हमें पता चल जाएगा यार इस प्लेयर में कोई बात है, अगर इस पे काम किया जाए ना तो ये अच्छा हो सकता है, एक अच्छा लेवल अचीव कर सकता है। फिर उसके बाद जब वो खेलता है तो उसका स्टेमिना और उसकी बहुत सी चीज़ें पता जब देखते हैं हम। एक और चीज़ कि जो आपकी बैडमिंटन है, इसको किसी भी एज में ज्वाइन किया जा सकता है अगर प्रोफेशनली किसी ने जाना हो, या ख़ास तौर पे बचपन से शुरू करना है? इसको किसी भी एज में स्टार्ट तो प्रोफेशनली नहीं किया जा सकता, लेकिन वैसी फिटनेस के लिए इसको किसी भी एज में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप किसी भी एज में, और अगर कोई बहुत अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, बहुत अच्छा प्लेयर बनना चाहता है तो उसकी एज में यहाँ से
12 ईयर 11 ईयर। ताकि स्टेमिना बिल्ड हो या इसकी और भी रीजंस होती हैं? नहीं, आपके ना इसमें स्टेमिना तो देखें बन जाता है। स्टेमिना आपने जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है, जितना ज़्यादा ग्राउंड में रनिंग करनी है, जिम करना है, उससे आपका स्टेमिना बन जाता है। लेकिन आपका जो ये छोटे बच्चे होते हैं ये जिम नहीं करते, ठीक है, इन्हें जिम नहीं कराया जाता, इनके ना स्ट्रोक पे वर्क किया जाता है। जितना अच्छा स्ट्रोक होगा, जितने अच्छा वो स्टेपिंग करेंगे, उतना अच्छा, जैसे उनकी एज होती जाएगी उनमें ज़्यादा। क्या इसमें भी परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है? जी, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। अगर देखें क्रिकेट, मेरे अंदाजे में अभी मैं प्रोफेशनल क्रिकेट तो खेला नहीं, लेकिन अगर कोई भी गेम और हो उसको आप हफ्ते बाद भी स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यू कर सकेंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको अगर आपने हफ्ता या एक दो दिन का गैप दे दिया, अपनी तो शॉट खेलना भूल जाते हैं। हाँ, नहीं भूल नहीं जाते, आपकी वो परफेक्शन वो नहीं रहती जो आप रेगुलर प्रैक्टिस में होती है। भूल ही गए ना, निशाने कच्चे हो जाते हैं। ऐसे ही है, निशाने कच्चे हो जाते हैं। अच्छा, सो आरुष, नेक्स्ट क्या प्लान है आपका अभी? नेक्स्ट इंशाल्लाह प्लान तो इंटरनेशनल इवेंट्स का ही है, लेकिन यहाँ पे उस तरह सपोर्ट तो है नहीं कि हम इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करें, या इस तरह स्पॉन्सर्स हैं नहीं कि हम इंटरनेशनल इवेंट्स खेल सकें। मैं अक्सर, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने तमाम ही उन दोस्तों से जो चाहते हैं कि उनके ब्रांड का नाम बने, तो आए इन्वेस्ट किया करें स्पोर्ट्स में। ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैन जब इंटरनेशनली जाता है तो वो एक फेस ऑफ पाकिस्तान और एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से ही जाता है। तो कौन कौन से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं इस वक्त जो आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें आप जाना चाह रहे हैं? लाइक एक तो वन ऑफ द ग्रेट ओलंपिक। सो ओलंपिक में पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है बैडमिंटन की पहले? ओलंपिक में माहूर शहजाद ने पार्टिसिपेट किया था, वो फर्स्ट वुमेन है जिसने हमारी बैडमिंटन में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। तो ओलंपिक में जाने के लिए ना आपको इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने पड़ते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए आपको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है, और स्पॉन्सर्स होंगे तब ही आप इंटरनेशनल इवेंट्स खेल सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, लारुष, स्पॉन्सर्स के साथ अगर पॉसिबल है तो वी होप कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे, एक्सेस करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्या एक बैडमिंटन प्लेयर की कोई डाइट रूटीन भी होती है स्पेसिफिक कि हमने ये खाना ये नहीं खाना, जैसे बाकी प्लेयर्स करते हैं बाकी स्पोर्ट्स में? जी, डाइट तो हर प्लेयर की होती है, हर प्लेयर अपने मुताबिक ही डाइट ले रहा होता है। यानी अगर एक बैडमिंटन प्लेयर का वेट बढ़ जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है? हाँ जी, बैडमिंटन प्लेयर का एक अपना वेट होता है जिसमें वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है। मतलब कि अगर मेरा 74 है तो मैं 75 पे होऊंगा तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसमें स्पीड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी स्पीड में फ़र्क आ गया तो आप एक अच्छे प्लेयर को नहीं जीत सकते। ठीक है, आपके लिए क्या इजी है? इजी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप किस में ज़्यादा रिलैक्स हैं, सिंगल डबल? मैं सिंगल में ज़्यादा रिलैक्स होता हूँ, क्योंकि वो इंडिविजुअल गेम होती है और उसमें आपको पता है आपने ही करना है। होता है। हाँ जी, और आप पार्टनर पे नहीं डाल सकते। अभी मैं सोच रही थी नजम का जवाब आएगा, मैं भी सिंगल्स में कंफर्टेबल। वेल, तो अच्छा, फिर उसके बाद एक और सेटअप जो हम लोग देखते हैं जो टेनिस में खेला जाता है, वो हमारे बैडमिंटन में भी है क्या? वो को प्लेयर्स अगर खेलते होते हैं आपस में मिक्स डबल्स में, तो वो मैं मिक्स डबल्स ही जीता हूँ। अच्छा, मिक्स डबल्स में ही। तो आपकी कौन थी साथ आपके? मेरे साथ गजाला सदीक थी, वापडा की प्लेयर हैं वो भी। तो आपका कोई ऐसा ओपोनेंट जिसने आपको बहुत टफ टाइम दिया हो, ये स्पेशली गोल्ड मेडल लेते हुए? जी, राजा हुसनैन है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो डबल्स के भी चैंपियन रह चुके हैं और अभी भी हैं चैंपियन। अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि आपने अपने ओपोनेंट को माना कि बहुत अच्छा प्लेयर है। जी, जाहिर बात, वो मेरा दोस्त भी है, और भी लोग, सारे हम प्लेयर्स दोस्त ही होते हैं। ये तो बस जब ग्राउंड में उतरते हैं तो एक दूसरे को जरा हार जीत हर खेल का हिस्सा होती है। वैसे तो हम सारे एक दूसरे के दोस्त होते हैं। आपको टफ क्यों लगा वैसे राजा हुसनैन की? क्योंकि उसकी टेक्निक्स और मिक्स डबल का प्रॉपर प्लेयर है, वो डबल्स का प्रॉपर प्लेयर है, उसके स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा है वो। अच्छा। तो उससे मैच मेरा काफ़ी टफ होता है, अच्छे मैचेस होते हैं उससे। ठीक है, वंडरफुल। सो मैक्सिमम आपकी गेम जो है, इस गेम के कुछ रूल्स भी हमें समझाते जाए ना, कि इसके राउंड्स होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, और सिंगल में कितने होते हैं, डबल में कितने होते हैं? इसका ना एक ही क्राइटेरिया होता है। ठीक है। यानी अगर 3 सेट गेम होती है और 21 पॉइंट्स की गेम होती है। एक वन सेट जो होता है वो 21 पॉइंट्स का होता है। ठीक है, और 1-1 बराबर हो जो 3 सेट होता है, और अगर 20 ऑल हो जाए तो ड्यूस पे चली जाती है गेम। फिर 2 पॉइंट्स इकट्ठे लेने होते हैं आपने, तो फिर वो जब तक चली जाए आगे, जिस प्लेयर में जो होगा वो जीत जाए।
वेल मोहम्मद अली रारोश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके, विश यू बेस्ट ऑफ लक इसके लिए भी, और इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इंटरनेशनली भी, और बहुत सारे इवेंट्स आप खेलें, हमारी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। बात करेंगे सानहा 9 मई के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की तारीख का मैंने अपनी पूरी उम्र में इससे ज़्यादा स्याह और मनहूस दिन नहीं देखा कि जब पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हमले हुए। पाकिस्तान की आवाम हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की फ़ौज के साथ थी, है और रहेगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तानी अवाम के साथ थी, है और रहेगी। वेलकम बैक। बहुत से ज़िंदगी के शोबों में काम करने वाले लोगों से हम आपको डेली मिलवाते हैं। हाँ। आज मंडे है तो आज नए दिन के साथ नए मेहमान हैं ऑफ कोर्स, और एक ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद है। बहुत सी खवातीन के पास स्किल्स होती हैं लेकिन उनको यूटिलाइज करना नहीं आता। काम आता है लेकिन करें कैसे, सीखें कैसे। जॉब ढूंढने के लिए जगह जगह पे अपने सीवीज फेंकना ये मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग काम है। उससे बेहतर होता है कि आप अपने लिए कोई ऐसा काम ढूंढें जो आपको ऑनलाइन एक्सेसिबल भी हो, आप घर को भी टाइम दें, अपना काम भी करें, आपके लिए इजी होता है, आप अपने मूड के मुताबिक कर सकते हैं। Yes. और जिन एंटरप्रेन्योर की मैं बात कर रही हूँ, शी इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। इसके अलावा कॉपी राइटिंग के लिए वो क्लासेस भी देती हैं। कॉपी राइटिंग होती है बेसिकली जो स्क्रिप्ट राइटिंग जिसको आप कहते हैं, या जैसे हमारी न्यूज़ की लैंग्वेज में उसको कॉपी राइटिंग कहा जाता है। तो ये सारे काम किस तरह से होते हैं ऑनलाइन, उसके लिए आपको ऑर्डर आता कैसे है, आप डिलीवर कैसे करते हैं, यही आज हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, डिजिटल मार्केटिंग के भी एक्सपर्ट हैं, और ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा जो आज इनसे जानने को मिलेगा, दैट इज़ ई कॉमर्स बिजनेस। सो ई कॉमर्स में बहुत सारी ख़वातीन चाहती हैं कि हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन हाउ टू रन एंड हाउ टू स्टार्ट वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़ैनब रोज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो इस वक्त जो है वो ई कॉमर्स से हम लोग अगर स्टार्ट लें, ठीक है। सो ई कॉमर्स में क्या आप किधर देख रही हैं? पाकिस्तान की मार्केट को ग्रो करते हुए देख रही हैं, या रुके हुए देख रही हैं, या लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अब आ रहे हैं? पाकिस्तान में ई कॉमर्स तो काफ़ी पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा बूम करता रहा है, बट आजकल के हिसाब से देखा जाए तो लोकल ई कॉमर्स में तो दराज और शॉपिफाई पे लोग अपने स्टोर्स बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लोकल ई कॉमर्स का ये फ़ायदा है कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं विद लिटिल कैपिटल। और वैसे मैं ज़्यादा मेरा शौक़ है कि अमेज़ॉन और ब्रांड्स और एजेंसीज़ के लिए राइटिंग करना, दूसरे बिजनेसेस की भी हेल्प करना थ्रू मार्केटिंग एंड राइटिंग, ऐसी चीज़ें ऑनलाइन। अच्छा, मार्केटिंग उसके अलग टेक्टिक्स हैं, उस पर आते हैं। पहले ज़रा बताएं कि एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट किस तरह आपको ऑर्डर आता है और किस तरह आप वो फिर परफॉर्म करती हैं। जो भी वॉइस ओवर का स्क्रिप्ट होता है, ज़ाहिर है वो आपको कोई ना कोई कंपनी भेजती होगी, तो ये ऑनलाइन लोग कैसे आपको एक्सेस करते हैं? बेसिकली इट टुक मी लाइक 12 years अपना ऑनलाइन एक फुटप्रिंट बनाने के लिए। तो वॉइस ओवर जब करना होता है मैंने, तो उसमें ये होता है कि मोस्टली क्लाइंट्स मेरे इनबाउंड लीड्स होते हैं, यानी ख़ुद मुझे लोग रब्ता करते हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी होते हैं जो कि अब्रॉड कुछ सेल कर रहे होते हैं कोई प्रोडक्ट, और कहते हैं इस ऐड में आपका वॉइस चाहिए या आपकी वीडियो में थोड़ी सी एक्टिंग चाहिए। और उसके अलावा गोरे जो हैं फॉरेनर्स वो ऑडिबल और ये जो ऑडियो बुक्स होती हैं वो कहते हैं कि आप बुक्स पढ़ के सुनाएं। ओके, ये तो बड़ा कहीं इंटरेस्टिंग भी काम यूज़ हो जाता है। जी बिल्कुल। और पूरी बुक को वैसे पढ़ना, रिकॉर्ड करना, इज इट डिफिकल्ट? It's not difficult, but it's like I actually love talking. I'm a public speaker as well.
تو میرا یہ فائدہ ہو گیا کہ مجھے بولنے کا بھی شوق, لکھنے کا بھی, پڑھنے کا بھی, تو وہ اس میں میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ چلو اس طریقے سے بھی پیسے کما سکتی ہوں اپنی آواز دیکھے, بیکاز آئی نو انگلش ایکسنٹس, امریکن ایک علیحدہ ایکسنٹ ہوتا ہے, برٹش علیحدہ ہوتا ہے, اس حساب سے. سو ونڈرفل. آپ کو پروفیشنلی سٹارٹ کیے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 12 ایئرس آن لائن. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جو پہلا سٹیپ ہے نا, اب آپ نے ساری چیزوں کا ایک دفعہ تو سٹارٹ نہیں لیا ہوگا, اور نہ اس وقت سوچا ہوگا کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کروں گی, میں وائس اوور بھی کروں گی, میں یہ بھی کروں گی, پبلک اسپیکر بھی, سب کچھ. سو کہیں سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے آپ کو. سو اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں, آپ ان سے یہی بات کریں, انہیں یہی بتائیں کہ آپ نے جو سٹارٹ لینا ہے وہ سٹارٹ لینا پاسبل کیسے ممکن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو, اور کس چیز کی آج کل سب سے زیادہ آپ کو اسکوپ نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں, جس کو سٹارٹ, جو گیپ ہے مارکیٹ میں, جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے؟ جی, اگر تو ویمن امپاورمنٹ والی بات کی جائے تو آن لائن کام, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے آپ سروسز اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں ایز اے فری لانسر, کچھ بھی ہو, آن لائن کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ود ان دا کمفرٹ آف یور بیڈ روم آپ کما سکتے ہیں. اور ایز اے فیمیل آئی تھنک کہ آپ کے پاس اب ریسورسز کم ہو, انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, تو یو کین لائک لرن ڈفرنٹ اسکلز. جی, گیپ کیا ہے مارکیٹ میں جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے؟ یو سیڈ نا کہ بیکری آئٹمس ہمارے پاس کم ہے, اس پہ انویسٹ کریں آپ لوگ خواتین, اس میں سیکھیں. نیٹنگ کا کام کم ہے, اس میں جانا چاہیے. سو آپ کے نزدیک گیپ کیا ہے اس وقت؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ ویمن بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل جس طرح ایڈز رن کرنے کی کیمپین ہوتی ہے, ایڈ رائٹ کرنا از اسٹل ایزی, وہ میں لکھتی بھی ہوں, لیکن وہ رن کرنا, جس طرح PPC ایڈس ہم کہتے ہیں, پیپر کلک ایڈس, گوگل SEO ہے, اس میں بھی بہت کم مجھے فیمیلز نظر آئی ہیں. اس کے لیے کیا کوئی خاص ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے جس سے لوگ بھاگتے ہیں, یا یہ اسکل ایک انسان کیسے سیکھتا ہے, اسپیشلی ویمن؟ شوق کی بھی بات ہے. اب کچھ ویمن جو ہیں کریٹیو ہوتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ڈرائنگ کا شوق ہے, آرٹس کا شوق ہے, تو وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتی ہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے کوئی لوگو ڈیزائن کر لیا, جس طرح یہ صبح پاکستان لکھا ہوا ہے, تو یہ پورا ایک ڈیزائن کر لیا اور آپ کو اس کی بھی پیمنٹ مل جاتی ہے. اور شوق کی بات ہے, اگر آپ کو رائٹنگ کا شوق ہے, انگلش میں اسپیشلی آپ اچھے ہیں, تو آپ کانٹینٹ رائٹنگ سے اپنا سٹارٹ لے سکتے ہیں, جس سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹینٹ رائٹنگ میں نے کرنی کس کے لیے ہے. کانٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے آپ نے سجیسٹ کرنے ہیں 3 سے 4 پلیٹ فارمز جو آلریڈی اسٹیبلش پلیٹ فارمز ہیں, جہاں پر جا کے آپ اپنا کام جو ہے نا وہ ڈھونڈ سکتے ہیں, لوگ کام تلاش کر سکتے ہیں. وہ کون کون سے ہمارے پاس ہیں پلیٹ فارمز اس وقت؟ بیسیکلی آپ اگر بگنر فری لانسر ہیں تو آپ کے لیے اپ ورک, فائیور, پھر اس کے بعد پیپل پر آور ہے, اور ایک زمانے میں ای لینس ہوتا تھا, وہ بعد میں اپ ورک بن گیا. میں ای لینس کے زمانے کی ہوں. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو کلائنٹس مل سکتے ہیں, اور لنکڈ ان بھی ایک سوشل میڈیا ہی پلیٹ فارم ہے, لیکن وہ پروفیشنلز کے لیے ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ اگر آپ اپنا نام بناتے ہیں, اپنے ایک پروفیشنل بینر بناتے ہیں, اپنی امیج پروفیشنل لگاتے ہیں, پرسنل برانڈنگ اسے کہتے ہیں, تو آپ کو کلائنٹس خود ملنا شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا شی از یا ہی از دا گو ٹو پرسن فار سم تھنگ. اور یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ آپ کا پروفائل اچھا بنا ہوا ہو. زینب, آپ کا جو کانٹینٹ رائٹنگ کا کام ہے وہ کیا صرف ایڈس کی حد تک ہوتا ہے, یا ایڈس کے علاوہ بھی کوئی کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ ہر قسم کا کانٹینٹ, بٹ اٹ شوڈ بی لائک SEO بیسڈ. SEO مینس کہ گوگل پہ کوئی چیز آپ سرچ کر رہے ہیں, تو وہی چیز کے اوپر کوئی آرٹیکل ہے وہ پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آئے گا, تو اٹ مینس کہ وہ اچھا لکھا ہوا ہے, SEO بیسڈ آرٹیکل ہے. تو اسی طرح امیزون کا ایک SEO ہوتا ہے, امیزون کی ایک لسٹنگ کے 400 سے 600 لفظ آپ لکھیں, اور آپ کافی اس پہ بھی ڈالرز آپ کافی اچھے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب امیزون پاکستان سے امیزون کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں, کیا سجیشنز ہیں آپ کے نزدیک جو پاکستان میں اپلائی ہونی چاہیے تاکہ ای کامرس زیادہ جو ہے نا وہ ایزی ہو جائے؟ پاکستان میں کافی ہرڈلز ہیں when it comes to like Amazon یا جو ہم ای کامرس. کس قسم کے ہرڈلز ہیں؟ اس طرح کے پاکستان میں جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں وہ ایشوز ہیں. ہمارا بینکنگ سسٹم کو تھوڑا سا اور سیکیور ہونے کی ضرورت ہے تاکہ پے پیل جیسی کمپنیز ہیں وہ بھی ادھر آ سکیں, ہمارے ساتھ انوالو ہو سکیں, اور امیزون پہ سیل کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے. ناٹ اونلی امیزون بٹ والمارٹ, اور آپ آگے بھی کافی ایونیوز ہیں. ایون ملیشیا میں لزادہ, شاپی, ایسے بھی پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستانیز کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے.
اچھا ابھی جیسے آپ آن لائن بہت سا کام کر رہی ہیں, آپ کے جاننے والوں میں جن لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, خواتین کی کچھ تعداد ہے جو کام کر رہی ہوں آپ کی طرح ایز فری لانسر, یا وہ وائس اوور کا کام کرتی ہوں, اسکرپٹ رائٹنگ کرتی ہوں, اس طرح کی چیزیں؟ کافی ہیں لڑکیاں, کافی پاکستانی ہیں جی, پاکستانی لڑکیوں کا کافی رجحان ہے رائٹنگ کی طرف, اور کاپی رائٹنگ کی طرف بھی ہے, کیونکہ کاپی رائٹنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں سیلز کاپی رائٹر ہوں, مطلب کریٹیولی آپ نے ورڈز لکھنے ہیں لیکن سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے, وہ پوری آپ کو سائیکالوجی بھی پتہ ہونا چاہیے, کنزیومر سائیکالوجی جسے کہتے ہیں, کہ کوئی کسٹمر جو ہے یا ریڈر وہ آپ کی چیز پڑھ کے فوراً بائی کر لے. کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے مارکیٹنگ پڑھ رکھی ہو؟ نہیں, ڈگری کی اس میں ضرورت نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے مارکیٹنگ کے, آپ سکلز حاصل کر سکتے ہیں. گوگل کے کئی فری کورسز ہیں, آپ کو سرٹیفکیٹس مل سکتے ہیں. اچھا, پاکستان کو آپ نے ایکسپلور کیا؟ جی آپ نے کیا. تو پاکستان کے اندر ایسے کون سے پروڈکٹس ہیں, ایسے کون سی یونیک آئٹمس ہیں جن کے اوپر ایک انڈیویجول انویسٹ کر کے یہاں سے اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ بھیج سکتا ہے تھرو امیزون یا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے؟ Personally, I think product research is a very important thing when it comes to selling something. یہ نہیں کہ آپ کی فیوریٹ کوئی پن ہے تو آپ بیچ دیں. You have to check کہ مارکیٹ انالیسس کر کے کہ یہ چیز اس ٹائم ٹرینڈنگ ہے کہ نہیں. کچھ لوگ پاکستانیز کیا کرتے ہیں, چاہے پاکستان میں کچھ سیل کرنا ہو چاہے ابراڈ, وہ کہتے ہیں سیزنل آئٹم پہ ہم جاتے ہیں. مطلب جس طرح کرسمس ہے, عید ہے, اس پہ ایک علیحدہ آئٹمس بکری ہوں گی, مدرس ڈے پہ علیحدہ ہوتی ہیں. اس حساب سے بھی آپ کی سیلز ہائک پہ مطلب اسپائک کرتی ہیں, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے بکتی ہیں بیکاز وہ ہالیڈیز کے حساب سے ہوتی ہیں. اب اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت ٹیلنٹ ہے ہینڈ میڈ آئٹمس کا بھی, بہت زیادہ چیزیں. اس طرح ایک پلیٹ فارم ہے امیزون کی طرح, ایچ اسے کہتے ہیں, اس پہ ہینڈ میڈ کینڈلس, اور ایون ریسنٹلی آئی واز لوکنگ ایٹ سم تھنگس, تو وہ اس میں کیمل اسکن کا لیمپ ہے جو ہاتھوں سے ملتان میں لوگ بناتے ہیں, ہاتھوں سے ہینڈ پینٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ یقین مانیں ادھر وہ 2-3 ہزار کا ملے گا, اور ایچ سی کے اوپر آئی ہیو سین کہ اٹس بینگ سولڈ فار $200 to $500. واو. تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اچھا, امیزون پہ ویسے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ بزنس پرپز کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی اسٹور کی مینجمنٹ لے لیتے ہیں. کوئی اسٹور موجود ہے پاکستان میں, بیٹھ کے آن لائن جسٹ اس کو مینیج کریں گے اس اسٹور کو, اور ان کی ارننگ ہوتی رہتی ہے. از اٹ اے گڈ وے؟ اٹ یوز ٹو بی اے گڈ وے ایک زمانے میں, پھر ایک دم سب وہ کہتے ہیں نا ہرڈ مینٹیلٹی والا, ہاں جی, وہ کھلا کے ابھی یہ چیز آئی ہے تو ہم بھی یہ کر لیں. اب میرے لال بال اب سب کرنے شروع ہو جائے, پھر تو وہ ایک علیحدہ ریولیوشن ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ کہ کافی لوگ 2020 اور 2019 کے سالوں میں وی اے کے کورسز میں شروع ہو گئے آنا, کہ وی اے مینس ورچوئل اسسٹنٹ. ویسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ امیزون کے وی اے بن سکتے ہیں, لیکن ورچوئل اسسٹنٹ مینس کہ آپ کسی بزنس اونر ہے, کہیں بھی پاکستان میں, ابراڈ ہے, کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کا اسٹور چلا رہے ہیں یا اس کے کوئی بھی کام کر رہے ہیں آن لائن, لیپ ٹاپ کے اوپر یا موبائل کے اوپر, آپ اس کے اسسٹنٹ ہیں, جس طرح ایک پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے وی اے. تو وہ اچھی چیز ہے, بٹ اس کو آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسی سے آپ کمائیں. سیکھ لیتے ہیں, there are so many ways. Okay, multiple experiences ہیں آپ کے پاس, and as you are a public speaker, so I want you to talk about ہمارے کلچر کے اندر اس وقت جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں, ان کو جو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں اپنی پروفیشنل فیلڈ میں. اٹ ڈپینڈس کہ وہ ان کی ایج بریکٹ کیا ہے, ان کا سوشیو اکانومک بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور ان کا مطلب ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا ہے. کامن ہرڈلز کیا ہوتے ہیں؟ لیکن کامن ہرڈلز مجھے یہ نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں اگر یوتھ کمانا چاہ رہی ہے, آئی فرسٹ بگین ارننگ when I was 16 years old. تو آن لائن میں نے جب $77 ایک دن میں کمائے تو میری امی کو پہلے تو یقین نہیں آیا تھا, تو دیکھ کے کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے, لیکن تمہارا بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں ہے. تو میں نے اپنی امی کا اٹیچ کیا تھا اس زمانے میں. تو میں نے کہا 7 hours میں نے $77 کمایا. لیکن یوتھ کو مین ہرڈل آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ جتنے مرضی آپ پڑھے لکھے بھی ہو جائیں, یہ مانا جاتا ہے کہ آن لائن فراڈ ہوتا ہے, آن لائن کوئی کمائی نہیں. پیرنٹس اور بڑوں کو یہ آن لائن کام کو کام ہی نہیں سمجھتے, کام نہیں سمجھتے. بڑوں کو چاہیے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں اپنے بچے کی انٹرسٹ اور نیڈس,
ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلس بھی آنی چاہیے اور وہ دیکھیں کہ آن لائن واقعی ہی کمایا بھی جاتا ہے. کیا آن لائن کام ڈھونڈنا آسان ہے یا مشکل کام ہے؟ جیسے آپ جگہ جگہ پہ جا کے سی ویز ڈراپ کرتے ہیں بائی ہینڈ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں نوکری مل جائے, تو آن لائن یہ کیسا ایکسپیرینس ہے, آسان یا مشکل؟ شروع میں مشکل لگتا سب کو, اب اسکل آ گئی ہے, ہم نے جی فلاں کورس کر لیے, ڈگری کر لیے, ہم مطلب ویسے بیٹھے ہوئے ہم کیا کریں. تو میں انہیں کہتی ہوں اور چیزیں سیکھو, اس سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھو, اپنی فیلڈ سے اپنی ایک نش پکڑ لو. فار ایگزامپل آپ رائٹر ہیں تو آپ بیوٹی کے رائٹر بن جائیں, آپ ٹریول کے بن جائیں, ایک بہت آگے قسمیں ہوتی ہیں, نشز ہوتی ہیں, سب نشز ہوتی ہیں. اسی طرح کلائنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے سین کہ آپ کو شروع میں آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, آپ کو ان باکس لوگوں کو کرنا ہوتا ہے, لیکن پروفیشنلی آئی تھنک کہ لنکڈ پہ آپ کو اسٹک کرنا چاہیے شروع میں, اور اپ ورک فائور پہ دیکھنا چاہیے کہ جابس لگی ہوئی ہیں, ہم اپلائی کر لیں. اور اس کے لیے کمیونیکیشن سکلز اور ایتھیکل سکلز, ایتھکس کا بھی جاننا ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے ہم ریٹ کچھ دے رہے ہیں اور کام کچھ کر رہے ہیں, کام صحیح نہیں دے رہے ہم. پروفیشنلی اگر بات کی جائے تو لنکڈ ان پہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس سے کیسے فائدہ آپ کو ہوتا ہے؟ لنکڈ ان سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اٹس جسٹ لائک فیس بک فار می, ایون ٹویٹر سے لیڈز مل جاتی ہیں. آج کل لوگ اتنے جو سمجھدار ہیں وہ ٹک ٹاک سے بھی اپنے کلائنٹس پکڑ رہے ہیں, اور یوٹیوب کے کامنٹ سے بھی آپ کو کوئی کلائنٹ مل سکتا ہے. میں نے ایک جگہ پہ مطلب لکھا کاپی رائٹنگ کی کوئی ڈیفینیشن لکھی ہوئی, تو مجھے اتنے لوگوں نے ای میل کی ہوئی, کیونکہ میرے یوٹیوب کے جو ہینڈل تھا ادھر سے ان کو ای میل مل گئی. تو مطلب کافی طریقے ہیں, آپ کو بس ایکٹیو رہنا چاہیے سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے, آپ کی جو بھی فیلڈ ہے آپ اس کے بارے میں آپ چیزیں پوسٹ کریں, نالجیبل. تو اس کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں یو آر بلڈنگ یور اتھارٹی, کریڈیبلٹی. پھر سب کہتے ہیں اچھا اس کو یہ چیز پتہ ہے تو وی کین ہائر ہیم اور ہر. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, اگر اس کو ہم لوگ دیکھتے ہوئے پاکستانی پرسپیکٹو میں آپ سے پوچھوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹ کے اوپر آپ کا بزنس کا تقریباً اس وقت تک 70-80% شفٹ ہو چکا ہے سارا بزنس. تو وہ جو 70-80% شفٹ ہوا ہے اس میں لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے کہ بس ہم لوگ جب لے جائیں گے اپنے بزنس کو آن لائن تو ہمارا یہ بوم کرنے لگ جائے گا بزنس. سو اس طریقے سے ہوتا بھی ہے یا یہ صرف ایک متھ ہے؟ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کیا اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں, کیا اپلائی کر رہے ہیں. پیڈ ایڈس ضروری ہیں, کچھ پیڈ ایڈس ضروری ہیں نا, ضروری ہیں, اسپانسرڈ کرنا آپ کو اس یو ہیو ٹو آن لائن انویسٹ ان پلیٹ یور فارم کو بزنس فار مارکیٹنگ. تو کافی لوگ جو ہیں برک اینڈ مارٹر جو بزنسز ہوتے ہیں, یعنی جن کے فزیکل سٹورز ہیں لیکن آن لائن پریزنس نہیں ہے, کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, کوئی انسٹاگرام فیس بک پیج نہیں ہے, تو وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم نے اب پیج بھی بنا لی ہے لیکن جو اس پہ لوگ نہیں آ رہے, یا ویب سائٹ بنا لی ہے تو اس پہ لوگ نہیں آ رہے. تو دے نیڈ ٹو ہائر اے کاپی رائٹر جو کانٹینٹ لکھے, ایک گرافک ڈیزائنر ہو, تھوڑا سا آپ کا لوگو اچھا بنائے, ایک ویب سائٹ ڈیولپر کو علیحدہ ہائر کریں, آل ان ون بندے کو بھی نہ ہائر کریں. اور ان کو چاہیے کہ وہ پیڈ ایڈز چلائیں. چاہتے ہیں کہ آل ان ون بندہ وہ بھی 25,000 میں ملے, 25,000 وہ بھی 25,000 پیڈ ایڈز لازمی چلائیں. آپ کو یو نیڈ ٹو بلیڈ نا, آپ کو آپ انجیکٹ کریں گے منی تو آپ کا بزنس چلے گا. آپ بیٹھے بیٹھے کلائنٹس نہیں آئیں گے آپ کے پاس, چاہے کسٹمرز ہوں چاہے کلائنٹس ہوں. تھینک یو سو مچ زینب فار کمنگ, پلیزر سینگ یو, وش یو بیسٹ آف لک آپ کے تمام وینچرز کے لیے, اور وی ہوپ کہ پاکستان میں اسی طریقے سے خواتین ترقی کرتی جائیں اور پاکستان آگے بڑھتا جائے. ایک بریک, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ.